सबसे पहले तो आज मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसी के आधार पे मैं जो है एक ग्रुप बना दूंगा। बस 1 मिनट लगेगा, आज भर ही ये दिक्कत होगा। सोनिया है, अंबिका है ही, बिंदु, गायत्री, ज्योति रानी जी आपको डेली क्लास लेनी है? हाँ जी सर। हाँ, जो ज्योति से आपको लेनी है, आपको डेली क्लास लेनी है ज्योति से। आवाज नहीं आ रहा है। कल्पना से, क्योंकि फिर मुझे सब ग्रुप में भेजना नहीं पड़ेगा ना। कल्पना सिंह है, उसके बाद प्रियदर्शनी, रचना जी, रेखा के लिख लिए, साधना, संगीता का लिख लिए। सत्यदर्श लेना है क्लास आपको, डेली क्लास लेना होगा। ये कहेंगे कि 1 दिन क्लास लेंगे, 2 दिन छुट्टी करेंगे, फिर ग्रुप में रहने नहीं दिया जाएगा। कोशिश पूरा करेंगे, पेपर है लेकिन कोशिश हम करेंगे। हाँ, नहीं तो देखिए ये चीज क्योंकि सबके साथ लागू होता है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, अब सर जी ने कह दिया कि चलो करा देंगे, तो बच्चे क्या हो रहा है कि बस सोनिया है, सोनिया का लिख लिया, तनिषा, स्वर्णश्री आपको जरूरत नहीं है अभी नेट पर फोकस करो, ठीक है? जो ठीक, रश्मि, क्योंकि अभी जो है लगभग 18 बच्चे हो, इन्हीं का ग्रुप बनाया जाएगा और किसी को ग्रुप में नहीं लिया जाएगा, ठीक है? और कल से जो है हमारा एक ही ग्रुप रहेगा, उसी पे हम लोग काम करेंगे। मैंने सबका नाम यहाँ लिख दिया है। आज जो गुड मॉर्निंग सर। हाँ शशि, मुझे भी क्लास लेनी है पूरी। हाँ, मैंने आपका नाम लिख दिया है, ठीक है? कि जो बच्चे हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को अब ग्रुप तो बना दो, ग्रुप में 5 बच्चे क्लास ले रहे हैं, फिर मजा नहीं आता है पढ़ने में। हम काम कर रहे हैं तो भाई क्लास तो सबको लेना होगा। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक चीज के क्या यही टाइम रहेगा 11 से 12। हाँ आप हाँ, आप लेफ्ट कर जाओ, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर बच्चे भी फिर ज्वाइन करते हैं, उसे समझ ही नहीं है क्या चीज़ का क्लास चल रहा है, बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं, इसी कारण मैं बता रहा हूँ। हम लोग कल जो पढ़ रहा था, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ा था। उन शाखाओं में हमने संरचनावाद पढ़ा था, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, जो नहीं देखे वो कल का वीडियो देख लेना, व्यवहारवाद। उसके बाद हमने समग्रवाद जो गेस्टल्टिज्म है उसको पढ़ा था, मनोविश्लेषणवाद को पढ़ा था, मानवतावाद को पढ़ा था, संज्ञानवाद जो पियाजे ने दिया था, कॉग्निटिव थ्योरी, उसको भी बेसिक सिर्फ पार्ट को हमने देखा हुआ था। और हार्निक का जो विलियम मैकडूगल थे, उनको हमने पढ़ा था, बेसिक इसके पार्ट पढ़ा था, इसके संस्थापक क्या था। एक चीज और मैंने बताया था कि उस पर और भी चर्चा करेंगे। ये तो मनोविज्ञान की शाखा पढ़ा था। दूसरा हमने लिखवाया था शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को भी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान को भी समझने के लिए कई सारी विधियों का प्रयोग किया गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण विधि को हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कौन कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि। जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किया हो, पिछले 2 क्लास देख लेना, तभी समझ आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर आगे पीछे रखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जब हम कहते हैं ना शिक्षा मनोविज्ञान की विधि,
तो आखिर जो हमारा जो विधि है क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की, इसके लिए जो है मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान के विधियों के संबंध में कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विधि की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के विधि के रूप में चलता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विधि में है अंतर्दर्शन विधि। यह मनोवैज्ञानिक विधि की सबसे प्राचीन विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विज्ञान की सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि, ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद के जनक, इस विधि का प्रतिपादन पूछा भी है क्वेश्चन, अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि क्या है, तो इस विधि के जो प्रतिपादक है संरचनावाद के जनक, लिखिएगा, इस विधि का प्रतिपादक संरचनावाद का जनक विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर को माना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक संरचनावाद के जनक विल्हेम वुड व टिचनर को माना जाता है। दोनों याद रखिएगा कि अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जो है संरचनावाद के जनक, संरचनावाद के जनक भी जो थे विल्हेम वुड थे संरचनावाद के जनक। अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधि है और इस विधि के प्रतिपादक भी जो है विल्हेम वुड और टिचनर को माना जाता है। विल्हेम वुड और उनके शिष्य थे टिचनर को माना जाता है। इसके अनुसार, लिखिएगा, इसके अनुसार चेतना अनुभूति के अंतर्दर्शन के 3 तत्व हैं। इनके अनुसार चेतना के अनुभूति के 3 अंतर्दर्शन, यह है ना अंतर्दर्शन, 3 अंतर्दर्शन है। इसके अनुसार चेतना अनुभूति के 3 अंतर्दर्शन है। पहला है संवेदना, पहला है संवेदना, दूसरा है भाव और तीसरा है प्रतिमा। पहला है संवेदना, दूसरा है भाव, तीसरा है प्रतिमा, जिसे इमेज कहते हैं। इमेज, संवेदना को इंग्लिश में सेंसेशन कहते हैं, भाव को फीलिंग कहते हैं। मतलब कि अंतर्दर्शन विधि में चेतना के 3 तत्वों को शामिल किया गया है। अंतर्दर्शन विधि में चेतना के अंतर्दर्शन मतलब मन के अंदर। अंतर्दर्शन विधि देने वाला विल्हेम वुड था, याद रखिएगा। इन्होंने कहा जो हमारा जो चेतना है जो मन के अंदर चलता है उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। जैसे कोई संवेदना उत्पन्न होता है, ये संवेदना कहाँ से उत्पन्न होता है? मन के अंदर। जैसे कि कोई भाव उत्पन्न होता है, कहाँ होता है? मन के अंदर, चेतना के अंदर। कोई इमेज बनता है तो हमारे मन के अंतर से बनता है। अंतर्दर्शन से तात्पर्य है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अंतर्दर्शन से तात्पर्य है अपने अंदर देखना। अंतर्दर्शन से तात्पर्य है अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना।
अपने अंदर देखना। इस विधि में सुख दुख, इस विधि में सुख दुख, क्रोध शांति, क्रोध शांति, इस विधि में सुख दुख, क्रोध शांति, घृणा प्रेम आदि मानसिक दशाओं तथा भावनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे किसी के अंदर सुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, या सुख, क्रोध या शांति, घृणा या प्रेम, इन सब का वर्णन जो है, इन आदि मानसिक स्थितियों का वर्णन जो है अंतर्दर्शन विधि में किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में किया जाता है। फिर से समझिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली विधियां हमने लिखाया वह है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि मतलब होता है कि यह एक शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, जिसके प्रतिपादक विल्हेम वुंड को माना जाता है, उनके शिष्य किचनर को माना जाता है। अंतर्दर्शन विधि में चेतना के 3 तत्वों को लिया जाता है: संवेदना, सेंसेशन, भाव और प्रतिभा। और अंतर्दर्शन विधि मतलब मन के अंदर देखना, यानी मन के अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही अंतर्दर्शन विधि में देखा जाता है। जैसे हमारे मन के अंदर सुख दुख का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध शांति का भाव उत्पन्न होता है, किसी से घृणा और प्रेम मन के अंदर से उत्पन्न होता है, उसे ही अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। यह एक आत्मनिरीक्षण विधि ही है। यह एक आत्मनिरीक्षण विधि भी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यह एक आत्मनिरीक्षण विधि भी है। हम अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अपने अंदर को आत्मनिरीक्षण करते हैं, उसे जानते हैं, इसीलिए यह एक आत्मनिरीक्षण विधि भी है। यह एक आत्मनिरीक्षण विधि है। व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। समझ गए अंतर्दर्शन विधि क्या? यानी मन के अंदर को झांकना। शिक्षा मनोविज्ञान की यह एक विधि है, या शिक्षा मनोविज्ञान की एक विधि में लेते हैं। दूसरी विधि लिखिएगा, बहिर्दर्शन विधि। ये अंतर्दर्शन है, दूसरा है बहिर्दर्शन विधि। दूसरा जो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधि है वो है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। अब बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने किया। इस विधि का प्रतिपादन लिखते जाइएगा, व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने किया। इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने किया। इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने किया। उन्होंने मनोविज्ञान के, लिखिएगा आगे, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में
उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि इसका अध्ययन निरीक्षण विधि से ही किया जा सकता है। परिभाषित करते हुए कि कहा कि इसका अध्ययन निरीक्षण विधि से ही किया जा सकता है। इसका अध्ययन निरीक्षण विधि से ही किया जा सकता है। इसका अध्ययन निरीक्षण विधि से भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का अवलोकन, किसी व्यक्ति का अवलोकन करके, किसी व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना, किसी व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। किसी व्यक्ति का अवलोकन करके उसे के व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। किसी व्यक्ति का अवलोकन करके उनके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन विधि कहलाता है। जैसे जैसे लिखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के आंख लाल हो रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के आंख लाल हो रहे हैं, आंख लाल हो रहे हैं और भौहें तनी हुई हो, आंख लाल हो रहे हैं, भौहें तनी हुई, ऐसे भौहें तनी हुई हो तथा वह तेजी से अपने हाथ को इधर उधर फेंकता हुआ, तथा वह तेजी से अपने हाथ को इधर उधर फेंकता हुआ तथा वह तेजी से अपने हाथ को फेंकता हुआ जोर जोर से बोल रहा है, हाथ को फेंकता हुआ जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, तो उसके व्यवहार को देखकर हम समझ जाते हैं कि वह क्रोधित अवस्था में है। उसके व्यवहार को देखकर हम समझ जाते हैं कि वह क्रोधित अवस्था में है। क्रोधित अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति है, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है और एकदम गुस्से में है, उनकी आंखें लाल हो रही है, तो आप बहिर्दर्शन विधि क्या है, हम बाह्य रूप देख करके उसका निरीक्षण करते हैं। तो बाह्य रूप में देखें कि हाथ इधर उधर मार रहा है, गुस्से से मार रहा है, तो हम इस विधि में यह समझ लेते हैं कि वह क्रोधित अवस्था में है, वह क्रोधित अवस्था में है। इस विधि का प्रयोग, आगे लिखिएगा, इस विधि का प्रयोग शिशु, बालकों, किशोरों तथा प्रौढ़ों आदि पर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग शिशु, बालकों, किशोरों या प्रौढ़ आदि पर किया जाता है। शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ आदि पर किया जाता है। किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बालक, शिशुओं, किशोरों या प्रौढ़ व्यक्तियों पर किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करके किया जाता है। साथ ही
अचेतन, अर्धचेतन, साथ ही अचेतन, अर्धचेतन तथा विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन भी साथ ही अचेतन, अर्धचेतन तथा विकृत अचेतन, अर्धचेतन, विकृत तथा विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कोई बालक है या कोई अचेतन व्यक्ति है या अर्धचेतन है या विकृत है या पागल है, तो उनके जो व्यवहार हो रहा है बाह्य रूप में, वो किसी को मार रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, उन सब विधि का प्रयोग हम बहिर्दर्शन विधि के द्वारा ही करते हैं। बहिर्दर्शन विधि, आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, बहिर्दर्शन विधि की सहायता से बहिर्दर्शन विधि की सहायता से पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना बढ़ जाती है। बहिर्दर्शन विधि में या बहिर्दर्शन विधि की सहायता से पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर लागू करने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो, जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम कोई पशु पक्षी पर कोई प्रयोग करते हैं, आगे पढ़ोगे कोई कुत्ता पे प्रयोग किया है, कोई बिल्ली पे प्रयोग किया है, कोई चिंपांजी पर प्रयोग किया है, और उस प्रयोग का परिणाम हम किसमें देख रहे हैं? मनुष्य पर लागू कर रहे हैं। तो वहां हम बाह्य उसको देख रहे हैं। तो बहिर्दर्शन विधि क्या है? जिसका स्वरूप बाहर दिखाई पड़ता और उसका प्रयोग हम यहाँ। तो ये हो गया बहिर्दर्शन। दो विधि हमने पढ़ा, एक अंतर्दर्शन, जो मन के अंदर ही चेतन अवस्था में जो चीजें, जैसे संवेग हो गया, गुस्सा हो गया, जो मन के अंदर चल रहा है और वो बाहर ना दिखाए, जब वो बाहर दिख जाएगा तो वो बहिर्दर्शन विधि में आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि कोई व्यक्ति हाथ पैर मार रहा है, किसी पर चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो ये बहिर्दर्शन विधि हो गया। या किसी का, या आपने देखा कि कोई पशु पक्षी है, उससे जो हम परिणाम प्राप्त किए उसे बाहर प्रयोग कर रहे हैं, अंदर नहीं, तो वो सारे बहिर्दर्शन विधि में। कोई पागल है, कोई विक्षिप्त है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बहिर्दर्शन विधि में आ जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण विधि है, और विधि आगे पढ़ेंगे, और विधि और टॉपिक में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर और विधि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे के टॉपिक में इनकी विधियां साथ साथ ही चलेगी। ये दो विधि अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको करवा दिया, और विधि टॉपिक के साथ आ जाएंगे, और भी विधि आएगा। तो ये दो विधि याद रखिएगा, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन से पूछ लेता है। एक जो मनोविज्ञान की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। हेडिंग बनाइएगा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। विकास की अवधारणा एवं अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अधिगम से संबंध यानी विकास की अवधारणा, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशन एंड रिलेशन ऑफ लर्निंग। विकास की अवधारणा। अब देखो विकास क्या होता है, ये एक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास को किस किस चीजों में, विकास का सिद्धांत क्या होता है, इनको भी समझना है। सबसे पहले विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट।
विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, और एक बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास चलते रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता। देखो, एक वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक पक्षीय होता है, जबकि विकास जो है बहुपक्षीय होता है। विकास में हर चीज शामिल हो जाता है। इनको पढ़ेंगे, विकास के क्या रूप है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विकास के बारे में लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, विकास क्या होता है? लिखिएगा, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलते रहता है। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। मतलब विकास कंटिन्यू चलता है, जबकि वृद्धि एक समय बाद रुक जाता है। जैसे आप 18 साल तक आपकी लंबाई बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, फिर बुढ़ापा उतना ही रहेगा। लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट है, वो जीवन भर चलते रहता है। ध्यान रखिएगा, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता। आगे लिखिएगा, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता है। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलते रहता है। मतलब विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसमें सिर्फ वृद्धि को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, संवेगात्मक सभी अवस्थाओं को सम्मिलित करते हैं। सभी अवस्थाओं को, हर प्रकार के डेवलपमेंट को विकास में सम्मिलित करते हैं। क्लियर, समझ आ गया? वृद्धि जो विकास के अंतर्गत ही वृद्धि भी समाहित होता है। हाँ, वृद्धि एक पक्षीय होता है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि है। वृद्धि एक पार्ट है विकास का भी। जैसे आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, आपकी मानसिक वृद्धि हो रही है, आपकी सामाजिक वृद्धि हो रही है, आपकी भौतिक संवेगात्मक वृद्धि हो रही है, सब मिला के डेवलपमेंट बनता है। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। विकास को कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन
इसके कारण या इसके फलस्वरूप, इसके कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। इसके कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। अब नई नई विशेषताएं आती है और पुरानी विशेषताएं समाप्त हो जाती है। पुरानी विशेषताएं समाप्त हो जाती, जैसे एक बच्चा है, बच्चे में उनके नए नए गुण हैं हर तरह का, लेकिन वो जैसे जवानी में जाते हैं वो बातें छूट जाती है। बच्चे में आप ऐसे उछल कूद करते थे, बहुत सारी विशेषताएं थी, जवानी में छूट जाती है। जो विशेषता जवानी में रहती है वो बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। मतलब नई नई बातें आती जाती है और पुरानी बातें छूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हरलॉक के अनुसार हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित और समानुपात में परिवर्तन है। व्यवस्थित और समानुपात परिवर्तन है। हरलॉक के अनुसार विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है या अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। मतलब विकास में क्या होता है, सिर्फ वृद्धि नहीं होता है। हम लोग कहते हैं व्यवस्थित और समानुगत, मतलब समान अनुपात में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि एक हाथ खूब बड़ा हो गया दूसरा हाथ छोटा रह गया। एक समानुगत परिवर्तन होता है जिसमें कि आगे लिखे, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगतिशील रहता है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगतिशील रहता है। यानी कि जो प्रौढ़ की अवस्था है, एक बालक जो होता है, कंटिन्यू वो परिवर्तनशील होता है। सिर्फ उसमें वृद्धि नहीं होता है, बल्कि एक व्यवस्थित और समानुपात में परिवर्तन होता है और प्रौढ़ावस्था की लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगतिशील होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। मतलब है, मुनरो ने कहा विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है।
विकास की प्रक्रिया को निम्न भागों में बांटकर देख सकते हैं। या पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, विकास की प्रक्रिया को निम्न भागों में हम बांटकर देख सकते हैं। विकास की अवस्था को हम निम्न भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन। विकास की अवस्था में पहला क्या होता है? आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। विकास की अवस्था में पहला होता है उनके आकार में परिवर्तन। मतलब शारीरिक आकार धीरे धीरे क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ उसके आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। अब क्या होता है, आकार में जो यह परिवर्तन होता है वह एक निश्चित अनुपात में होता है। वह एक निश्चित अनुपात में होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंगों का विकास जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है, तो एक समानुपात में होता है। मतलब कि यह नहीं कि हर अंग एक साथ वृद्धि होता है। आकार में परिवर्तन में लिख लेना थोड़ा सा, इसमें अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन इसमें लिख लेना। विकास क्रम में पहले आकार में परिवर्तन होता है। विकास क्रम में पहले, इसमें लिखना दूसरा अनुपात में परिवर्तन में, विकास क्रम में पहले आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। 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 प्राणी के शरीर के सभी अंग, प्राणी के शरीर के सभी अंग, प्राणी के शरीर के सभी अंग, प्राणी के शरीर के सभी अंग एक साथ विकसित नहीं होते हैं, न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। प्राणी के शरीर के सभी अंग एक साथ विकसित नहीं होते हैं, ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। ना ही एक साथ परिपक्वता आती है। देखे हो कि सारे अंग की एक साथ वृद्धि हुई है? नहीं, ना ही एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों का विकास, अतः सभी अंगों का विकास जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। अर्थात सभी अंगों का अनुपात जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। मतलब अनुपात में परिवर्तन होगा। हमने लिखा है ना दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। इसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे हाथ, जैसे कान है, कान छोटा सा बड़ा होगा उसकी भी साइज एक अनुपात है उसका कान का, हाथ का एक अनुपात है, पैर का एक, हार्ट का एक, तो ये समान अनुपात होगा। ये नहीं कि जितनी तेजी से पैर बढ़ रहा है उतनी तेजी से कान बढ़ जाए। कान पैर में अंतर क्या है? अनुपात में परिवर्तन होता है। बढ़ता तो सब है, लेकिन हर शरीर के अंग का एक ही अनुपात में वृद्धि नहीं होता है, बल्कि अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब सर एक बार ये पॉइंट फिर से क्लियर कर दो सर एग्जांपल से। जैसे कि एक इसके अनुपात में आप देखो, कोई भी चीज लो कि एक छोटा बालक है, बचपन में वो स्व केंद्रित होता है, ठीक, स्व केंद्रित होता है, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था में बढ़ता है वो वातावरण में रुचि लेने लगता है। या अनुपात से अगर देखोगे, आकार में परिवर्तन देखोगे, तो यह एक निश्चित अनुपात में नहीं होता, अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे किसी बालक का कान बढ़ रहा है, किसी बालक का नाक बढ़ रहा है, आंख का साइज बढ़ रहा है, भाव का साइज बढ़ रहा है, तो वो सब एक समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है।
जिस तेजी से हाथ बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, उसी तेजी से कान नहीं बढ़ रहा है, उसी तेजी से आंख नहीं बढ़ रहा है। तो हर एक शरीर के हर एक अंग का वृद्धि अलग अलग होता है, डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इसीलिए कहा कि अनुपात में परिवर्तन होता है। अब समझ आया तनिषा? जी सर। अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा लिखिएगा इसी में पॉइंट, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन कि इसमें इजी है कि जब विकास की प्रक्रिया होता है तो जो पुरानी चीजें होती है वो लोप हो जाता है और नई चीजें सामने आ जाता है। बच्चों में पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन कि पुरानी चीजें समाप्त हो जाता है, नई चीजें आ जाता है। जैसे एक छोटा बालक है, एक पहला जो दांत निकलता है, दूध का दांत जिसे कहते हैं, वो 4-5 साल बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद नई दांत आ जाता है। ऐसे ही कर सकते हो कि पुरानी रूपरेखा, पहले बच्चे क्या होता था, लेटता था, पलटता था, पहले बैठता था। अब परिवर्तन क्या हुआ कि अब बच्चे खड़ा होने लगा, अब बच्चे दौड़ने लगा। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन क्या होता है बचपन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट हो जाएगा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन, ठीक है। जो पुरानी बातें थी उसमें परिवर्तन हो जाता है। पहले बच्चे उठ के खड़ा नहीं हो पाता है, धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है बालक उठ के खड़ा हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो बचपन की बातें हैं कि जैसे खाना मांगने के लिए बच्चा रोता है, वो बातें समाप्त हो जाता है, वो बोल के मांगता है। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन आ जाता है। साथ ही नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों की प्राप्ति क्या होता है बच्चों? इसमें सर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन सर जो होगा इसमें सिर्फ शारीरिक होगा या मानसिक भी होगा? हर स्तर पे होगा। ये एक स्तर, डेवलपमेंट एक स्तर पे नहीं होता है, हर स्तर पे होता है। पहले जो बालक था उनको सोचने की शक्ति नहीं थी, अब धीरे धीरे वो सोचने लगा। डेवलपमेंट में हर स्तर पे परिवर्तन आता है। वृद्धि में एक स्तर का परिवर्तन आता है कि सिर्फ उसका वृद्धि दिखता है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करोगे तो उसमें हर स्तर के परिवर्तन आएगा। जैसे हमने कहा नए गुणों की प्राप्ति। अब बालक विकास क्रम में क्या होता है कि नए नए गुणों की प्राप्ति हो जाता है। नए गुणों की प्राप्ति, पुराने गुण तो समाप्त हो गए जैसे ऊपर में आपने देखा। अब नए गुणों की, जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चे को मोछ आने लगता है ना, बच्चे का मोछ आने लगता है। अगर लेडीज है तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो उसके बोली जो है, लड़का है तो बोली भारी होने लगता है। ये सब नए नए गुणों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकास क्रम में डेवलपमेंट होता है। मतलब पुराने गुण समाप्त हो गए, जो बचपन के गुण थे, अब उनके जगह पर नए नए गुण उनमें आने लगे। तो विकास का जो रूप होता है उसमें आकार में परिवर्तन आता है, अनुपात में परिवर्तन आता है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, नए गुणों की प्राप्ति होती है। और नए गुणों की प्राप्ति में वो सारे चीज आ जाएगा जो आप लोग देख रहे हो, क्योंकि क्या क्या बच्चों में या बड़ों में चेंज होता है वो सारे नए गुणों की प्राप्ति में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया सबको? किसी को कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ लो। आ गया सर, आ गया। बिल्कुल। अब कुछ और चीज सीखेंगे। विकास के सिद्धांत, कौन कौन विकास के सिद्धांत हैं? विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत क्या है? आप, मैंने एक चीज बताया ही कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। विकास में कोई एक पक्ष का विकास नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर प्रकार के विकास होता है। तो विकास के कुछ नियम हैं जिनमें प्रमुख है, पहला नियम है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। पहला सिद्धांत, विकास का
का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का जो है एक निश्चित प्रतिरूप होता है। एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का जो है एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मतलब कहने का मतलब है कि विकास एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करता है। एक निश्चित मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित प्रक्रिया में ये चलते रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि भ्रूण अवस्था से लेकर यह डेवलपमेंट एक निश्चित प्रक्रम में चलने लगता है, एक सामान्य प्रक्रिया को फॉलो करता है। यद्यपि अपवाद रूप में थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे एक 5 साल का बालक, तो जितने भी 5 साल का बालक है उसमें एक निश्चित विकास क्रम ही सामान्य अवस्था में दिखाई पड़ता है। अब असामान्य अगर हो गया या असमान हो गया कि मतलब कि किसी को 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होना चाहिए, उनको 24 जोड़ा हो गया, या 23 की जगह 22 हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, या मानसिक विक्षिप्त आ गया, तभी परिवर्तन होगा। नहीं तो विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, वो एक निश्चित प्रतिरूप में ही चलते रहता है। उनका एक निश्चित सोर्स होता है, डेवलपमेंट का एक निश्चित चरण होता है, सामान्य रूप में वो परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर समझ आ रहा है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। क्या होता है? विकास का एक, यह एक सिद्धांत है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित रूप में एक निश्चित दिशाओं में बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सबके लिए एक निश्चित प्रतिरूप में होगा। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति तो बूढ़े हो गए, दूसरे व्यक्ति बूढ़े नहीं हुए। आप कहोगे सर ऐसा भी तो होता है। तो अंतर क्यों होता है? क्योंकि उसके वातावरण के कारण एक व्यक्ति 60 साल में भी जवान इसलिए दिखता है कि वो खूब एक्सरसाइज करता है, फिजिकल करता है। एक व्यक्ति खा के सोते रहता है, तोंद निकाल लेता है। तो उसका वातावरण, खान पान के अनुसार उसके निश्चित विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेकिन डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में ही चलता है। दूसरा पॉइंट लिखेगा, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। दूसरा है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास क्रम में बालक पहले सामान्य क्रिया को सीखता है, फिर वो विशेष क्रियाओं को सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर मतलब हुआ कि बालक जो है पहले सामान्य चीजों को सीखता है, सामान्य प्रक्रियाओं को सीखता है, फिर वो विशेष प्रक्रियाओं को सीखता है। फिर वो क्या करता है? विशेष प्रक्रियाओं को सीखता है। जैसे सामान्य पहले चलना, घूमना ये सब सीखता है, मोटे मोटे चीज को सीखता है। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होता है तब वो कोई विशेष स्पेशलाइजेशन पे आता है और विशेष चीजों को सीखता है। तीसरा पॉइंट है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। इसका मतलब क्या है कि बालक का विकास जो है रुक रुक कर होता है, यानी उनकी अवस्थाओं के अनुसार होता है। बालक का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है रुक रुक कर होता है। उदाहरण, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल गए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह से पड़ती है और 5-6 माह में आते हैं। मतलब कि दूध के दांत जो होता है ना, वो 5-6 महीने से आना शुरू होता है या उसके बाद से भी आना शुरू होता है।
लेकिन आगे लगता है कि दूध के दांत एकाएक टूट गए, लेकिन उनका विकास रुक रुक कर होता है। कहने का मतलब जो दांत आता है ना, एकाएक सारे दांत नहीं आ जाते, वो दांत रुक रुक के आता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, सबके घर में छोटे बच्चे हो गए, क्या पूरे दूध के दांत मुंह में एकाएक आ गया? कोई बताओ मुझे। सर नहीं आते, रुक रुक के आते हैं। एक आता है, फिर 2 आते हैं, धीरे धीरे हाँ, आते हैं। तो ये जो है कि विकास की जो प्रक्रिया एकाएक कंटिन्यूअस नहीं होती है, एक निश्चित प्रतिरूप में वो रुक रुक कर होता है कि रुक रुक। आपने देखा होगा इस अनुसार भी रुक रुक के होता है। जैसे मान लिया किसी बालक का 10 साल तक हाइट लगता है कम ही है, या 11 साल तक हाइट कम है, लेकिन इस 3 साल में 14 साल तक में देखोगे हाइट बहुत ज्यादा हो गया। लड़का सीधे 3 साल 14-15 साल में 6 फुट का हो गया। तो वो विकास की प्रक्रिया जो है इस क्रम में रुक रुक कर चलता है, ध्यान रखना। जैसे बुद्धिगंत होता है जिसको अभी एकदम, तो वो तो किशोरावस्था में आता है बुद्धिगंत वगैरह। हाँ बिल्कुल, तो हर चीज का एक प्रोसेस है, रुक रुक कर जो है डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, एक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद मतलब अंतर, व्यक्तिगत विभेद इसी को अंतर भी कहते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होते हैं। देखिएगा, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल डिफरेंस रिप्रेजेंट कंटेंट इन डेवलपमेंट, मतलब कि एक स्थिर अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कहने यानी कि विकास में व्यक्तिगत विभेद अंतर सदैव स्थिर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक बालक की विकास दर तथा उनके स्वरूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इनको कहने का मतलब है कि प्रत्येक बालक के स्वरूप में जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक के स्वरूप में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, मतलब ये है कि हर बालक में व्यक्तिगत विभेद सदैव होते हैं। मतलब कि स्थिर रहना मतलब हर बालक में ये स्थिर रूप में रहते हैं अंतर, कि हर बालक का जो विकास जो है उनके स्वरूप तथा व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। जैसे जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने लगता है। जिस बालक में शारीरिक भिन्नता थोड़ा अलग होता है तो उसे बोलने में टाइम लगता है। इसीलिए प्रत्येक बालक के विकास में अंतर पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है हर बालक के विकास के डेवलपमेंट में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में, 5वां पॉइंट, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। कहीं कहीं पर तेजी पाया जाएगा, कहीं कहीं पर धीरे पाया जाएगा। कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। विकास परिपक्वता शिक्षण का भी परिणाम होता है। विकास परिपक्वता शिक्षण का भी परिणाम होता है। विकास परिपक्वता शिक्षण का भी परिणाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति का विकास जल्दी होता है, जब वो शिक्षण लेता है, कोई चीज सीखता है तो उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। विकास परिपक्वता शिक्षण का भी परिणाम होता है कि जो बच्चे शिक्षण ले रहे हैं
पढ़ रहे हैं उसमें जो है डेवलपमेंट की स्थिति आगे चल के बढ़ जाता है, हर चीज वो दूसरों से ज्यादा सीख लेता है। जैसे सर किसी की माँ हुई अपने बच्चों को बोलना क्या सिखाएगी, जितना जल्दी से उतना तीव्र से हाँ सीखना। बिल्कुल अपने बिल्कुल धीरे धीरे सीखेगी। बिल्कुल शिक्षण का परिणाम होता है। अंतिम पॉइंट लिखिएगा, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम मतलब बिना रुके हुए, बिना विराम के, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि रुक रुक कर विकास का कहीं रुकता है कहीं चलता है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस चलते हैं। ऐसे नहीं कि रुक गया तो सब दिन रुक ही गया, वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी डेवलपमेंट को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विकास को प्रभावित करता है उनका आपके वंशानुक्रम, अब माने हेरिडिटरी। अब देखे होगा कि कोई बाप बड़े गायक रहे हैं तो हेरिडिटरी रूप में उनके बच्चे भी गायक होते हैं। आपने देख ही लिया बहुत सारे गायकों का, या बहुत सारे पिताजी के गुण, माँ का गुण उनके बच्चे में जाता है। तो वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है विकास में। इसी तरह वातावरण, बालक को कैसा वातावरण दे रहे हैं इसका भी डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। बालक का न्यूट्रिशन का, आहार का, सब इसको प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन का, आहार का, डिजीज का। मान लिया कोई बालक को कोई बीमारी हो गई तो वो बालक तो प्रभावित हो जाएगा। कोई रोग हो गया तो बालक तो प्रभावित होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अलग से पढ़ोगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है, आपको पता ही हो। तो बालक में अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही बालकों में अंतःस्रावी ग्रंथियां ही प्रभावित करता है। जैसे पुरुषों में दाढ़ी आता है, मूंछ आता है, पुरुष की आवाज भारी आ जाती है। इसी तरह उनके जो जनन ग्रंथि है वो विकसित होता है, स्त्रियों के जनन ग्रंथि विकसित होता है। ये सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही होता है। जैसे पेरोथाइज, आगे पढ़ोगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को अलग को। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे अंदर पाए जाते हैं ना, वो उसी एक हार्मोन स्रावित होता है। वही हार्मोन जो है पुरुष और स्त्रियों को अंतर की ओर ले जाता है और उनके जो है हर चीज में बदलाव करता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। छठा है बुद्धि, IQ, इंटेलिजेंस। बुद्धि भी बालक का जो है, बुद्धि भी एक तरह से जो है प्रभावित करता है। इसी तरह से यौन, सेक्स लेवल पे भी बालक में परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कि जन्म के समय जो है लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होता है, लेकिन जैसे ही मतलब वयसंधि अवस्था में जाता है, 11 से 13 साल में आता है, तो लड़का छोटा रह जाता है, लड़कियां उससे बड़ी दिखने लगती है। आपने देखा होगा 14-15 साल के आप लड़के को देखो और 14-15 साल की लड़कियों को देखोगे तो आपको अंतर दिख जाएगा। ये सेक्स लेवल पे अंतर होता है, यौन लेवल पे, कि लड़के जो है लड़के धीरे जवान होते हैं लेकिन लड़कियां जल्दी जवान हो जाती, क्योंकि उनके जो है मानसिक परिपक्वता भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में पहले आता है। शारीरिक परिपक्वता जो है
पहले आता है, और ये चीज़ भी उसके विकास को प्रभावित करता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो ये सब जो है मुख्य प्रभावित करने वाले कारक है। आपसे पूछ भी सकते हैं विकास की प्रक्रिया को कौन सर कौन। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें शारीरिक परिपक्वता तो आती है, लड़कियां समझदार हैं, ज्यादा पहले हो जाती है। हाँ होती है, वो जेनेटिक है। सर एक चीज है इसमें सीटेट में ना, एक चीज को थोड़ा वो दे दिया, जैसे वंशानुक्रम को अब मना कर दिया गया है क्या कि चीज? इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी विकास में। नहीं देखो, ये वंशानुक्रम तो आपके हेरेडिटरी रूप में आता है। आप अब जो रिसर्च हो रहा है ना, उसमें ये बताया जाता है कि पहले क्या था, अब जो है 70% आप वातावरण से चेंज कर सकते हो। वातावरण, आहार और भी चीजें हैं, बुद्धि, इन सब से आप अपने स्वरूप को 70% चेंज कर सकते हो, खान पान रहन सहन से। लेकिन अभी भी 30% हेरेडिटरी प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से उसे खत्म कर देंगे, 30% होता है। क्यों? अभी मान लिया कि आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा इससे कौन कौन रोग होता है। जैसे कि आप एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ जैसे बाल का उड़ना, ठीक है, उसके नाना का उड़ा होगा तो बेटा का भी उड़ जाएगा, कितना भी आप बचा लो। उनके चेहरे, माँ बाप के चेहरे पर जाता है बालक बालिका। बहुत कम होगा कि माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी, आगे मैं बताऊंगा, उस पे जाता है। तो उसको कैसे चेंज करोगे? तो कुछ ना कुछ हेरेडिटरी का जो है वंशानुक्रम का। जैसे शिक्षा में बोल, हाँ एजुकेशन में देखोगे तो सर जैसे चोर सर जैसे चोर का बेटा चोर नहीं बन सकता, शिक्षक बदल सकता है इस हाँ, चीज तो को। वो हाँ, ये चीज हाँ यहाँ पे आएगा। देखो इसमें अलग अलग है कि एजुकेशन लेवल पे ये कह रहे हैं सीटेट में जो नहीं पूछता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में कौन श्रेष्ठ, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव और हाँ तो उसमें बता दीजिएगा, आपकी काम विस्तार में पढ़ रहे हैं। हाँ अभी तो कौन प्रभावित होता है इसके विषय में। हाँ इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ेगा। और विकास को लेकर के और भी है, विकास की अवस्थाएं, बहुत सारी अवस्थाएं क्या क्या होता है, जैसे रॉश के अनुसार, हरलॉक के अनुसार क्या क्या विकास की अवस्था है, वयःसंधि अवस्था क्या है, बाल अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, मिडिल अवस्था क्या है, ये सबको देखेंगे। चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो इसको कल देखेंगे। और बाल विकास के सिद्धांत भी हम लोग अलग से देखेंगे, उसमें और भी आएगा बाल विकास के सिद्धांत में क्या क्या आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते जाएंगे। थोड़ा सा आराम से पढ़ो, क्योंकि इसमें जल्दीबाजी करोगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, साइकोलॉजी है ना। तो इसको जो है हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपका जो बच्चे आए हैं आज वाला मैंने लिख लिया, भेज दें, फिर इसको पहले 2 क्लास जिसका हो भेज देगा। हाँ वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में जो है भेज दूँगा। आज वाला मैं भेज दे रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे ना डेली वीडियो चाहिए सर, इसी टाइम मेरे बेटे की क्लास होती है सर। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, क्लास नहीं लेता, गेम खेलता है सर। उसके साथ मुझे बैठना होगा, 1 बजे तक चलती है सर उसकी। तो सर मैं 10 मिनट